आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की सोशोलॉजी के बारे में। ठीक है, सोशोलॉजी का हमारा चैप्टर है 6 और इसका पहला पार्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप क्लास 12th एस पे न्यू ग्रुप सर्च करें, टेलीग्राम पे आपको ग्रुप मिलेगा। उसमें आज की डेट में 7,800 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ऐप आप हमारी ज़रूर डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्विज मिल जाएगी। आप फ्री में यहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हैं और अपने मार्क्स वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें से आप पार्ट 1 है तो 4-5 ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विविधता। विविधता से आप क्या समझते हैं, विविधता का क्या अभिप्राय है, विविधता का क्या अर्थ है। कई तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो विविधता समझिए। विविधता जैसे ही आप शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ें आ जाती है, वैरायटी। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी हो। तो भारत एक ऐसा ही देश है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यानी यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग सांस्कृतिक इनका सांस्कृतिक आप कह सकते हो कल्चर इनका अलग है। ठीक है, इनका रहन सहन अलग है, इनकी वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है। साउथ में जाते हो आपको अलग तरह की रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं देखने को मिलती है। नॉर्थ में जाते हो आपको वहाँ पे अलग तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, पूरा देश आप देखोगे तो बहुत आपको मतलब अलग अलग तरह के वहाँ पे लोग मिलेंगे, अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले, अलग अलग उनकी भाषाएं होंगी। तो ये सब क्या है, ये विविधता है। तो देखिए, अब इतना समझ गया हो तो अब आपको आसान लगेगा। देखिए, विविधता शब्द असमानता की जगह अंतरों पर बल देती है। यानी विविधता से आपको असमानता नहीं समझना बिल्कुल भी। यानी विविधता का मतलब है अंतर। आप नॉर्थ में जाते हो तो वहाँ का जो रहन सहन है, कल्चर है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी भाषाएं जो हैं या उनके तौर तरीके, परंपराएं जो हैं आपको अलग मिलेगी। साउथ में जाते हो आपको अलग मिलेगी। यहाँ तो नॉर्थ साउथ मैंने फिर भी बड़ी बात कर दी। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे आपको बहुत अंतर दिखेगा। और ये भी बड़ी बात हो गई, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर आप देख लोगे अलग अलग कोने में, एक एक कोने से दूसरे कोने में जाकर, तब भी आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। इतना विविधताओं से भरा हुआ देश है भारत। और ये विविधता ही एक चुनौती बन जाती है। ये भी समझिए, चुनौती है ये। क्योंकि बहुत सारे देशों का तो ये कहना था, जब भारत आजाद हुआ था वो तो ये कहते थे कि भारत टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, विचारधाराएं अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, कहीं ना कहीं आपस में लड़ जाएंगे और ये कभी भी एक सफल देश नहीं बन पाएगा। ऐसे ऐसी लोगों ने हमारे भारत के बारे में बातें कहती थी। वो क्यों? केवल और केवल विविधता के कारण। तो अब उम्मीद करता हूँ विविधता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। विविधता शब्द असमानता नहीं बल्कि अंतर पर बल देती है। याद रखना, भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है। आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। अलग अलग प्रथाओं को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। तो इसका अर्थ यह है कि भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक समूह और समुदाय जो है निवास करते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल सिंपल, 2-4 लाइन में आप इसी तरीके से बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है विविधता से संबंधित। वो ये है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता के बारे में कुछ लिखिए। 2 लाइन में, 2 नंबर में आ रहा है या बड़ा आ रहा है तो थोड़ा ज्यादा लिख दो, कम आ रहा है तो आप छोटा सा लिख दो आंसर। तो देखिए, भारत में सांस्कृतिक विविधता। देखिए, भारत में विभिन्न प्रदेशों में, अभी मैंने आपको नॉर्थ और साउथ का एग्जाम्पल दिया था, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक स्टेट के अंदर भी जाओगे ना, स्टेट के अंदर भी आप देखोगे, एक राज्य के अंदर, जैसे आप यूपी में ही चले जाओ, आपको अलग अलग कुछ कुछ किलोमीटर के बाद, 20-30 किलोमीटर के बाद भी आप जाओगे, थोड़ा बहुत फर्क दिखना शुरू हो जाता है। इतना कहा जाता है कि भारत में इतनी ज्यादा विविधता है। तो भारत में विभिन्न प्रदेशों में भाषा, धर्म, जाति, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, प्रथाएं, परंपरा, लोकगीत, विवाह प्रणाली, कला, संगीत, नृत्य, सभी में आपको अंतर देखने को मिलता है। समझ रहे हो ना कितनी ज्यादा विविधता है भारत में। ये भारत में सांस्कृतिक विविधता है। तो सांस्कृतिक विविधता में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। विविधता क्या है, सिंपल पूछा जाए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान है समझना। तो ये एक चुनौती भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप देखते हो कि एक भाषा को बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच में एकता देखने को मिलेगी। एक धर्म के लोग जो है उनके बीच में एक तो देखने को मिलेगी। जाति प्रथा भी एक चुनौती बन जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, पर उसमें एक मतलब एक चुनौती के रूप में सामने आ जाती हैं। कभी कभी आपस में ऐसा हो जाता है कि इनके बीच में आपको संघर्ष देखने को मिल जाता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये अच्छा भी है लेकिन ये बुरा भी है, कुछ ना कुछ कमियां भी हो जाती हैं। तो दोनों तरह से आपको इसको समझते हुए चलना है। ठीक है,
थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आप जानते हैं कि चीन जो है दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और भारत जो है वो दुनिया में दूसरा सबसे विशाल आबादी वाला देश है। और ये कहा जाता है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत जो है चीन को भी पछाड़ दे इस मामले में, भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो जाए। थोड़ा समझिए भारत में विविधता कितनी है। 80% से ज़्यादा भारत में हिंदू हैं, 13% से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम हैं, 2.3% ईसाई, 1.9% सिख, 0.8% बौद्ध, 0.4% जैन। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो जनसंख्या में भी आपको काफ़ी विविधता देखने को मिलेगी। ठीक है, ऊपर नीचे कम ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आप बता सकते हैं सारे पॉइंट। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, सामुदायिक पहचान क्या होती है। सामुदायिक पहचान बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, आप जाने जाते हो, पहचाने जाते हो, तो आप किसी आपका कोई ना कोई आपकी जाति जरूर होगी, कोई ना कोई आपका धर्म जरूर होगा। आप किसी ना किसी परिवार में जन्मे होंगे, आपके परिवार के कुछ रीति रिवाज परंपराएं जरूर होंगी, और उस रीति रिवाज परंपराओं को आपके माता पिता मानते होंगे और आप भी उसी परंपराओं को मानते होंगे। तो आपके जैसे आपकी जाति धर्म के जो लोग हैं वो सब मिल करके आप धीरे धीरे बनाते हैं एक समुदाय, और हम समुदाय में रहते हैं, समुदाय से हमारी पहचान बनती है। तो यही सारा आपको यहाँ पे समझना है। चलिए थोड़ा किताबी भाषा में समझते हैं इसको। सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पे आधारित होती है। जन्म तथा अपनेपन पे, यानी इसमें अपनापन होता है। ठीक है, जन्म, जन्म का मतलब क्या है, जैसे कि मैं मान लो आप किसी आप मान लो हिंदू के घर में जन्म ले रहे हो, तो आपकी पहचान बन गई आप हिंदू हो। आप मुस्लिम के घर में जन्म ले रहे हो, आपकी पहचान बन गई आप मुस्लिम हो। हिंदू हो तो हिंदू रीति रिवाजों को मानोगे, मुस्लिम हो तो मुस्लिम रीति रिवाजों को मानोगे। तो ये आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम अपने समुदाय से अपनापन फील करते हैं, अपने समुदाय में अपनापन हमें फील होता है, और हमारा जन्म ही डिसाइड करता है कि हमारा क्या समुदाय है। ठीक है, समुदाय के कौन से नियम हमको मानने हैं। और यहाँ पे याद रखें कि ये किसी उपलब्धि के आधार पे नहीं होता, ये जन्म और अपनेपन पे आधारित होता है सामुदायिक पहचान, उपलब्धि में नहीं होता, उपलब्धि के आधार पे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा समुदाय हमें भाषा और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है। ठीक है, आप जिस समुदाय में रहते हो उस समुदाय से आप भाषा सीखते हो, सांस्कृतिक मूल्य भी आप वहीं के सीखते हो। जैसा जैसी जाति जैसे धर्म में आपका जन्म हो रहा है, जैसे वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं वही आप सीखोगे। ठीक है, और उन्हीं को आप मानोगे। इनके माध्यम से आप दुनिया को समझते हो। तो यह हो जाएगा सामुदायिक पहचान क्या होती है, यानी आपका जिस समुदाय में जन्म हो गया आप उस समुदाय के हो जाते हो, वही आपकी सामुदायिक पहचान बन जाती है। इसको ये जन्म पे आधारित है, इसे उपलब्धि के रूप में, उपलब्धि के आधार पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सामुदायिक पहचान कैसे बनती है। तो देखिए, किसी समुदाय में जन्म लेने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता, यानी कि आपके बस में नहीं है कि आप मतलब कौन से समुदाय में जन्म ले लो। कई बच्चे सोचते होंगे कि भाई मैं तो एक गरीब घर में जन्मा हूँ, काश ऐसा होता कि मैं किसी करोड़पति के घर में जन्मा होता तो मुझे बहुत लग्जरी लाइफ मिलती। सोचते होंगे कई लोग ऐसा, लेकिन क्या ये आपके हाथ में है, आपके वश में है कि आप कहाँ पे जन्म लेना चाहते हो? नहीं, ये हमारे वश में नहीं है। तो देखिए, किसी समुदाय में जन्म लेने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में किसी परिवार, समुदाय या किसी देश में जन्म लेने पर हमारा कोई वश ही नहीं है। ये तो किस्मत है भाई, जिस जो गरीब के घर में जन्म ले रहा है वो गरीब है एक तरह से। ठीक है, बाद में वो मेहनत करके अमीर बन जाए। लेकिन जो अमीर के घर में जन्म ले रहा है वो जन्म से ही अमीर हो जाता है, बेशक से वो बाद में अपने बुरे कर्मों की वजह से गरीब भी हो जाए। तो ये होता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है, एक चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि हम जहाँ पे जन्म लेते हैं उस पे हमारा कोई वश नहीं होता। इस प्रकार की जो पहचान होती है उसको प्रदत्त कहा जाता है, प्रदत्त पहचान है। ठीक है, ये जन्म से निर्धारित होती है, जन्म से। अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हो तो आपकी पहचान जो है वो ब्राह्मण से हो जाती है। मुस्लिम के घर में जन्म लेते हो तो आपकी पहचान मुस्लिम समुदाय से हो जाती है। तो ये जो है ये जन्म पे निर्धारित होती है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ पे आसान और मुश्किल वाला कोई सवाल नहीं है, बस समझने वाला सवाल है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हम ऐसे समुदाय के साथ अपनी पहचान मजबूती से कायम कर लेते हैं जिसकी पात्रता हासिल करने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। हम कोई प्रयास नहीं करते, यानी कि जैसे मान लो आप किसी समुदाय में पैदा हो गए हो, एक्स नाम का कोई समुदाय है, आपका जन्म वहां पे हुआ है, उसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं करा कि आपको उसी घर में जन्म लेना है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, आपका जिस घर में जन्म होता है आप ऑटोमेटिक उस समुदाय के हो जाते हो।
ठीक है, उसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई परीक्षा नहीं दी कि आपको उस वाले घर में जन्म लेना है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे अचीवमेंट दिखानी होती है आपको। जैसे कि मान लो आपको डॉक्टर बनना है, आपकी किताब में एग्जाम्पल है, आपको डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बनोगे। और आपको साबित करना पड़ेगा, एग्जाम पास करने पड़ेंगे कि हाँ आप इस लायक हो। आपको खिलाड़ी बनना है, एक अच्छा प्लेयर बनना है, तो उसके लिए आपको जो भी खेल जिस संबंधित खेल से संबंधित आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छे खिलाड़ी बन पाओगे। आपको अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, तब जाके ये सब हो पाएगा। लेकिन सामुदायिक पहचान के लिए आपको ये किसी तरह का कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिस समुदाय में जन्म लेते हो आप वहीं के हो जाते हो, उन्हीं चीज़ों को आप मानने लगते हो। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे दे रखा है, परिवार, नातेदारी, भाषा, क्षेत्र, धर्म हमें एक पहचान देते हैं। ठीक है, हमारा परिवार हमें एक पहचान देता है। हम अपने परिवार से पहचाने जा रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी से, अपनी भाषा से पहचाने जा रहे हैं, अपने क्षेत्र, धर्म, ये हमें पहचान देते हैं कि हम कौन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है क्षेत्रवाद। ये दो क्वेश्चन हो गए सामुदायिक पहचान वाले और दो हो गए विविधता वाले। ये पूछे जाते हैं बार बार पेपर में, इसीलिए आपको करा रहा हूँ। क्षेत्रवाद आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं इसको इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। क्षेत्रवाद क्या है? अब देखिए क्षेत्रवाद जो है, कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप भारत को देखते हो, यहाँ पे मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा अच्छा ना बने। ठीक है, देखिए भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जातियों में बटे हुए लोग हैं, जनजातियों में बटे हुए लोग हैं, रीति रिवाज इनके अलग है, परंपराएं इनके अलग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। तो लोग जो जो लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो अपनी भाषा से एक लगाव महसूस करते हैं। जो जिस धर्म के होते हैं वो अपने धर्म से लगाव महसूस करते हैं। जो जिस जाति का होता है वो अपनी जाति में लगाव महसूस करता है। ठीक है, यही कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का काम करती हैं। यानी कि जब मान लो कोई पंजाब में रहने वाला व्यक्ति ये बोले कि पंजाबी भाषा दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है और बाकी भाषाओं की वो बुराई करने लगे, तो ये फीलिंग जो उसके अंदर है कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की फीलिंग है। और ऐसी चीजें ही देश को तोड़ने के काम आती है। ठीक है, जब कोई तमिलनाडु में रहने वाला व्यक्ति ये बोले कि उसकी तमिल सबसे बेहतर है और तमिलनाडु सबसे अच्छा राज्य है, तमिलनाडु का ही विकास होना चाहिए, उसे केवल तमिलनाडु से मतलब हो, तो ये क्षेत्रवाद की फीलिंग है, ये नुकसानदायक है। लेकिन जब एक मध्य प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति ये बोले कि मेरा पूरा देश महान है, सभी भाषाएं हमारी बहुत अच्छी हैं, पूरे देश का विकास होना चाहिए, तो ये पूरे देश को जोड़ने की बात करता है। यानी कि ये राष्ट्रवाद की बात करता है। तो आप समझ गए ना, राष्ट्रवाद जिस तरीके से एक मजबूत डोर में पूरे देश को बांध के रखता है, उसी तरीके से क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं एक अलगाववाद की भावनाएं और अलगाववाद की फीलिंग लेकर आता है। आपने देखा कि आज़ादी के बाद देश में बहुत मांग उठने लगी थी, अलग राज्य बनाओ, अलग राज्य बनाओ, अलग राज्य बनाओ, हमारी भाषा के आधार पे हमारा अलग राज्य बनाओ। ये क्षेत्रवाद की फीलिंग थी। ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की, इसमें देश टूटने का भी खतरा हो जाता है। आप देखते हो खालिस्तान की मांग चलती है कि कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब में एक हिस्से को अलग कर दिया जाए, खालिस्तान बना दिया जाए। ठीक है, सिखों के लिए अलग देश बना दिया जाए। तो ये आप कहोगे क्षेत्रवाद की भावना है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ती है, कमजोर बनाती है। और ऐसे में जो अलगाववादी तत्व होते हैं, जो देश में अलगाववाद चाहते हैं, उनको बहुत मौका मिल जाता है आग में घी डालने का। वो हमेशा ऐसे मौके ढूंढते हैं कि कहाँ लोग ऐसा कुछ मुद्दा मिले, हम वहां पे उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करें और अलग तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्षेत्रवाद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्षेत्रवाद धर्म के आधार पे भी हो जाता है, जहां पे अपने धर्म को सबसे बेटर माना जाए, अन्य धर्मों के साथ बेकार हो जाए। हालांकि वो सांप्रदायिकता में देखा जाता है, लेकिन धर्म के आधार पे भी क्षेत्रवाद होता है। जब कहते हैं कि हमारे धर्म को, धर्म के लिए अलग देश बना दो, देश तोड़ के, तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद वाली ही बात हो जाती है। तो समझ रहे हो ना क्षेत्रवाद क्या होता है? क्षेत्रवाद बहुत खतरनाक साबित होता है ऐसे में। तो देखिए, भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों, धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। पॉइंट याद रखो, भारत में क्षेत्रवाद क्यों पाया जाता है? यहाँ पे अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं जो अपनी अपनी भाषा से लगाव महसूस करते हैं। संस्कृति, जनजाति, धर्म, विविधता के कारण पाया जाता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि अगर आपकी भाषा तमिल है तो आप अपनी भाषा से प्रेम ना करो।
आपकी भाषा तमिल है बिल्कुल सही है, मेरी भाषा हिंदी है बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी भाषा से लगाव महसूस करो, लेकिन दूसरी भाषाओं का भी सम्मान। यहाँ पे ये होता है ना कि हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं सबका सम्मान करें, जितनी परंपराएं हैं उनका सम्मान करें। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं देश को जोड़ने की बात करेंगी। ठीक है, इसे विशेष पहचान चिन्हकों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण प्रोत्साहन मिलता है। क्षेत्रीय वंचन का भाव, कुछ क्षेत्रों में लोग इसलिए भी अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो विकास ही नहीं हुआ। आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखोगे यही प्रॉब्लम है, कहते हैं कि भाई भारत, बाकी भारत का विकास हुआ है पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का विकास नहीं हुआ, अलग कर दो उनको, ऐसी मांग उठती है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है किसी देश को। क्षेत्रवाद जो है वो भाषा पर भी आधारित है। जैसे पुराना बंबई राज्य मराठी और गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषी राज्य होता था। मद्रास राज्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोगों से बना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, भाषा के आधार पर ही लोगों में विवाद होने लगा, अपनी अपनी भाषा को लोग बेहतर बताने लगे और वो राज्य धीरे धीरे टूटने लगे। ठीक है, महाराष्ट्र से ही आप देखोगे, बंबई महाराष्ट्र जो आप पढ़ते हो, वहीं से मराठी के लिए महाराष्ट्र हो गया, गुजराती के लिए गुजरात हो गया। भाषा के आधार पर टूटते गए राज्य और बहुत सारे राज्य बनते गए। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी यहाँ पे, क्योंकि आपने पॉलिटिकल में पढ़ा हुआ है ये चीजें। क्षेत्रवाद जो होता है वो धर्म पे भी आधारित होता है। क्षेत्रवाद जो है वो जनजातीय पहचान पे भी आधारित होता है। जैसे कि सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल जनजातीय पहचान पे ही आधारित थे। तो आप समझ सकते हो कि भारत जैसे विविधता वाले देश में क्षेत्रवाद जो है एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। क्षेत्रवाद भारत जैसे विविधता वाले देश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो ये किन कारकों पर आधारित होता है, तो आप बोलोगे ये धर्म पे भी आधारित होता है, ये जाति पे भी आधारित होता है, जनजाति पे भी आधारित होता है, भाषा पे भी आधारित होता है, विकास, विकसित अविकसित, इस पे भी आधारित होता है। कई मामले होते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो इसे। उम्मीद करता हूँ ये क्षेत्रवाद आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है। देखिए, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज की इस वीडियो में यही 3-4 क्वेश्चन बताएं। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको सांप्रदायिकता डिटेल में बताऊंगा, और 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर के मेन मेन जो बच गए हैं, वो आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे कि सांप्रदायिकता क्या है, संप्रदायवाद क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। मैं काफी मेहनत करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल दिमाग में बस जाए। देखिए, ये आसान सब्जेक्ट है सोशोलॉजी बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आपने समझे नहीं ना क्वेश्चन को, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए मुश्किल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे हैं पर कुछ क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको समझना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।